ओके, तो यहाँ पर ये आपके MPPSC PYQ प्रोग्राम की वीडियो नंबर पहली होने वाली है। टोटल कितनी वीडियोस आएंगी? टोटल आएंगी 15 वीडियोस। बाकी की जो आपकी 14 वीडियोस है उसको आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। और आने वाले आपका इस साल, अगला साल, जो भी साल में आप एग्ज़ाम देने वाले हो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सारे सवाल जो अभी आप देखने वाले हो यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका पेपर नंबर 2 साइकोलॉजी। यहाँ पर सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है? सवाल नंबर पहला बोल रहा है, आ रिसर्चर न्यू द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन बाय हिम हर वुड बी। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर आपको दिया है क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर आपको दिया है यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और फोर्थ में आपको दिया है यहाँ पर कोटा सैम्पलिंग के बारे में। बात करें तो ये सवाल कहाँ से लिया गया है? सवाल लिया गया है आपके रिसर्च मेथड से। एंड उसी रिसर्च मेथड के अंदर क्या होता है? उसी रिसर्च मेथड के अंदर आपका एक टॉपिक होता है, वो कौन सा है? वो है आपका यहाँ पर सैम्पलिंग का टॉपिक। ठीक है, इस सैम्पलिंग के टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने होते हैं 2 प्रकार का। पहला होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा होता है आपका यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्ट्रेटिफाइड दिया है, सिंपल दिया हुआ है, क्लस्टर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको कोटा सैम्पलिंग दिया हुआ है। अब ये चारों सैम्पलिंग जो है या तो इसके अंदर आती है या फिर इसके अंदर आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम के पूर्व, क्योंकि जब भी आप एग्जाम दोगे ये सवाल आपको 100% गारंटीड पूछा जाएगा। एक और सवाल आपका जो बन सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर, वो क्या हो सकता है? वो होगा आपका कि इनमें से कौन सा आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है, और उसी के साथ साथ इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए आपको तैयार रखना है, पूरी आपने दिमाग के अंदर लिस्ट बना लेनी है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सा आएगा, और उसी के साथ साथ नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सा आएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सा आता है? कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा। ठीक है, ये आपका कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल, जजमेंटल, स्नोबॉल, सैचुरेटेड, और आपकी यहाँ पर डेंस सैम्पलिंग यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं, कभी इसको आप क्लस्टर बोल सकते हो, कभी इसको आप कोटा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, एरिया सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपने उनके अलग अलग नाम जो है वो भी आपने ध्यान रखने हैं, ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको वो सॉल्व करते बड़े आराम से बन जाए। अब यहाँ पर देखिए 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, और फिर आपकी यहाँ पर कोटा सैम्पलिंग। तो यहां पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ये आपका एक अप्लाइड बेस पे सवाल है। अ रिसर्चर, एक शोधकर्ता, न्यू द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर उसको पता था कि यहां पर कितने इसको पुरुष मिलने वाले हैं, कितने यहां पर उसको महिलाएं मिलने वाली है। वुमेन एंड मेन का उसको जो है यहां पर रेशियो पहले से पता था। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक, इस जो विशेषता है उस पर निर्भर करते हुए सबसे अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन बाय हिम हर वुड बी। अब यहाँ पर एक कौन सा रहने वाला है वो आपको आंसर करना है। क्या ये आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा, क्लस्टर होगा, सिंपल रैंडम होगा, या फिर कोटा सैम्पलिंग होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोटा तो यहाँ पर होगा नहीं, उसने पहले से कोई डेडिकेटेड आपका अलॉटेड कोटा यहाँ अलॉट नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ नहीं होगा। ना ही आपका यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आएगा, ना ही यहाँ पर कोई क्लस्टर नहीं है आपका यहाँ पर इसके अंदर, इस सवाल के अंदर। तो जो आपका सीधा सीधा आंसर बनता है वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो इसका सीधा सीधा आंसर बनता है, क्योंकि यहां पर क्या बनाया है उसने? वुमेन का एंड मेन का एक रेशियो, जिसको आप क्या बोल सकते हो अलग प्रकार से, एक प्रकार का यहां पर उसने स्ट्रेटा यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब यहां पर आपका स्ट्राटा बन चुका है, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या रहेगा? उसी स्ट्रेटा से बना है ये शब्द, जिसका नाम है यहां पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जब आपके सामने नहीं आएगा समझ में ना, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपकी यहाँ पर है पॉपुलेशन, मतलब ये है आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर। अब इसी पॉपुलेशन के अंदर से, इसी जनसंख्या के अंदर से आप क्या करते हैं? आप निकालते हैं अपना प्रतिदर्श, यानी कि आप निकालते हैं अपना नमूना, यानी कि आप निकालते हैं अपना सैंपल। ठीक है, अब इसी पॉपुलेशन के अंदर से जब जब आप सैंपल निकालेंगे तो उसकी अलग अलग विधियां जब होंगी, उसी को आप क्या बोल सकते हो? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, क्लस्टर, कोटा, एक्सीडेंटल, जो भी आपकी सैम्पलिंग टेक्निक का जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपकी नमूनाकरण की तकनीकें, या फिर आपकी जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी पॉपुलेशन है,
और इस पॉपुलेशन के अंदर से यदि अगर मैन उठा लिए होते और यहाँ पर आपके फीमेल उठा लिए होते, ठीक है, इनको नॉर्मली उठाया होता तो इसको हम क्या बोलते, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या बांट दिया है, चूंकि यहाँ पर रेशियो यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो यानी कि यहाँ पर आपका जो अनुपात है उसको यहाँ पर दिया हुआ है। इस अनुपात को अगर दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट में आएगा आपका यहाँ पर स्ट्राटा बना दिया है, यानी कि ये महिलाओं का, ये पुरुषों का एक प्रकार से क्या बना दिया है, इसके अंदर आपका यहाँ पर स्ट्राटा बना दिया है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और बेस्ड ऑन दिस, ये जो आपका दिस है ये इसी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ना यहाँ क्लस्टर आएगा, सिंपल भी नहीं आएगा और कोटा भी नहीं आएगा। अब ये कौन से केस में आएंगे इनको हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस में, जब इनसे संबंधित सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 2, अ रिसर्चर, यानी कि दूसरा सवाल कहाँ से मिल रहा है आपको, सेकेंड क्वेश्चन अगेन आपको मिल रहा है यहाँ पर रिसर्च से। तो एक हो गया आपका यहाँ पर कोटा, यानी कि सैम्पलिंग तो आएगा ही आएगा, 150 सवाल के अंदर से 1-2 सवाल आप मान के चलिए, आपको सैम्पलिंग के आपके 8 मार्क्स जो हैं, आपके 8 नंबर जो है वो बड़े आराम से पक जाएंगे। केवल आपको जो है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उनको याद रखना है कि किसके अंदर क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी होती हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आ रिसर्चर नीडेड सब्जेक्ट्स चाहिए थे हु वेयर एडिक्टेड। अब यहाँ पर देखिए एमपीपीएससी का ये इतिहास रहा है कि वो गलत स्पेलिंग, मिस स्पेलिंग करते हैं, लेकिन ये जो आपकी गलत स्पेलिंग है, मिस स्पेलिंग है, ये आपको 4 नंबर आपके डूबने नहीं चाहिए, आपका नेगेटिव में आपका स्कोर जाना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान आपका इसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। वेयर एडिक्टेड ऑफ मारियाना, मारियाना जो है एक प्रकार का ड्रग है, इसको आप कह सकते हो, समझ सकते हो। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सच पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी इजीली। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आपके मारियाना ड्रग का सेवन करता है, इसको ढूंढ पाना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर से ढूंढ पाना उतना आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति के अंदर, इन सच अ सिचुएशन, व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग शुड ही शी चूज सो दैट ही शी कैन ऑब्टेन डेटा फ्रॉम एज मैनी सब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। अब यहां पर देखिए आपके सामने अगेन सैम्पलिंग से देखो दूसरा सवाल आपको यहां पूछा है। ऑप्शंस में कौन कौन से आपके सामने, रैंडम सैम्पलिंग, ये किसके अंदर आएगा आपका, ये आएगा आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। पर्पसिव एक्सीडेंटल स्नोबॉल किसके अंदर आएगा, ये आएगा तीनों आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। अब यहां पर देखो, बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप जो है प्रोबेबिलिटी लगाओगे नहीं यहां पर, तो ये आपका आंसर 1 तो कतई नहीं होगा यहां पर, ये आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि आपके पास यहां पर कोई भी पॉपुलेशन है नहीं कि आप उनमें से ही चूज करोगे, ठीक है। आपको मालूम है कि आपको ऐसे ही लोग चाहिए हैं जो क्या करते हैं, यहां पर मारिजुआना का सेवन करते हैं, वैसे ही लोग आप लोगे, ठीक है। आप साधारण कोक पीने वाले, लस्सी पीने वाले, या फिर छाछ पीने वाले, या फिर आप पानी पीने वाले लोगों को आप अपनी पॉपुलेशन में काउंट ही नहीं कर रहे हो, इसलिए जो है आपका यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए, इन सच अ सिचुएशन व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग किसका इस्तेमाल करोगे। आपके सामने ऑप्शंस है पर्पसिव सैम्पलिंग, दूसरा आपके सामने है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, और तीसरा आपके सामने है यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब यहाँ पर देखो, आप किसी भी गलती से, किसी भी एक्सीडेंट से आप यहाँ कोई सैम्पलिंग कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये भी यहाँ पर बड़े आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। अब ये आपको नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ना है कि यहाँ पर जो आपकी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है वो क्या होती है, यहाँ से आपके आंसर बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पर्पसिव भी आपका नहीं होगा, केवल आपका जो आंसर बचता है वो कौन सा है, वो है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। ये जो आपका है सही आंसर है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, इस स्नोबॉल सैम्पलिंग का नाम इस प्रकार से क्यों है, क्योंकि अगर आप कभी बर्फीली जगह पर गए हो, आप क्या करते हो, छोटा सा बर्फ का टुकड़ा यहाँ से फेंकोगे, उसको रोल होते होते क्या होगा, वो जो टुकड़ा है इस प्रकार से आपका जो है बड़ा बनता जाता है, ठीक है। फिर रोल होगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर रोल होके और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से जो बर्फ का टुकड़ा है यहाँ पर ये और बड़ा होता जाता है। ठीक इसी प्रकार से पहला आपका मारिजुआना का एडिक्ट रहेगा, वो 2 लोगों को बताएगा, फिर यहाँ से हमको 4 लोग मिलेंगे, फिर यहाँ से हमको 8 लोग मिलेंगे, फिर यहाँ से हमको 10 लोग मिलेंगे, फिर यहाँ से हमको जो है 12 मिलेंगे। इस प्रकार से जो है एक स्नोबॉल की तरह ये जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे और आप जो है उनकी प्रॉपर आगे स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी स्नोबॉल सैम्पलिंग रहेगा। रैंडम आपको ऑलरेडी मालूम है, रैंडम यहाँ पर आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है।
ना यहाँ किसी एक्सीडेंट से हम कर रहे हैं कि अरे हमको गलती से मिल गए, नहीं, हमारा क्या है, इसको हम जो है डेलिबरेटरी यहाँ पर नहीं, डेलिबरेटली यहाँ पर जो है हम काम कर रहे हैं, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और पर्पसिव भी नहीं होगा इसीलिए, क्योंकि अगर आपको पता है स्नो बॉल का कंसेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से बॉल रोल होती है, तो आपके लिए सवाल लगाना काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। और इसी से संबंधित एक सवाल आया था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के अंदर, ठीक है। तो आपको बार बार रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास नेट की पीवाईक्यू ई बुक नहीं है, उसको आप लेकर जो है यहाँ से आप उसको बार बार लगाइए यूजीसी नेट के सवालों को, ताकि आपको एग्जाम में वैसे ही सवाल देखने मिले और आप ये प्रोग्राम कर ही रहे हो तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखो अगला सवाल है, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन वन वेरिएबल इज कंटिन्यूअस एंड द अदर इज ट्रू डाइकोटोमस इज पॉसिबल बाय। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में, यानी कि आपका सहसंबंध गुणांक, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो कहाँ से लिया गया है टॉपिक, ये लिया गया है आपका रिसर्च के अंदर, आपका एक और टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है आपका यहाँ पर कोरिलेशन के बारे में, यानी कि सहसंबंध के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये इसको हम बोलते हैं सीसी, आगे डिनोट करेंगे इस प्रकार से। पहला जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल कैसा है, वो आपका कंटिन्यूअस है, और दूसरा जो है यानी कि जो आपका बी वेरिएबल है वो किस प्रकार से है, वो आपका यहाँ पर डाइकोटोमस है। तो पहले तो कहानी यहाँ पर फंस जाती है कि आपने डाइकोटोमस का मतलब समझा है या नहीं समझा। इसका अगर आप हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका द्विविभाजक, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डाइकोटोमस वेरिएबल क्या हो सकते हैं, अगर हम बात करें आपका मेल एंड फीमेल, ये क्या है, डाइकोटोमस है। बॉय एंड गर्ल, ये डाइकोटोमस है। 10th क्लास एंड 12th क्लास, ये डाइकोटोमस है। हेड एंड टेल डाइकोटोमस है। दिन और रात डाइकोटोमस है। सुबह और शाम डाइकोटोमस है। मतलब इसके अलावे आपको जो है और कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। मेल फीमेल तीसरी चीज़ आप यहाँ पर ला ही नहीं सकते हो। बॉय गर्ल तीसरी चीज़ आप यहाँ पर ला ही नहीं सकते हो। 10th 12th तीसरी चीज़ यहाँ पर आ नहीं सकती है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा वेरिएबल हो जो कैसा है, आपके सामने डाइकोटोमस है, डाइकोटोमस यानी कि केवल उसके सामने दो ऑप्शंस होंगे, या तो पास या फिर फेल हो, ठीक है। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है, एटी केटी बैक लग गई, वो सब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इज अदर इज ट्रू डाइकोटोमस, सच्चा जो है यहाँ पर द्विविभाजक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नॉर्मली आपका जो है ट्रू डाइकोटोमस है, इसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर इसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे तो वो सिनेरियो चेंज हो जाता है और आपका आंसर भी यहाँ पर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर में क्या करना है हमने, जब आपके सामने पहला वेरिएबल कैसा है, वो आपके सामने कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा ट्रू डाइकोटोमस है। कभी कभी आपको यहाँ पर ट्रू की जगह क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर जेन्युइनली डाइकोटोमस, ठीक है। वास्तविक रूप से डाइकोटोमस या फिर ट्रू डाइकोटोमस या फिर रियल डाइकोटोमस, जब भी आपके सामने इस प्रकार से कोई भी बात आएगी, आप क्या मार्क करोगे, क्या ध्यान रखोगे, वहां पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। वहां पर किस प्रकार के कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम कैलकुलेट करेंगे, वहां पर हम करेंगे आपके पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाय सीरियल को हम कब करेंगे, सेम सिनेरियो में क्या हो जाएगा, ये आपका अपेरेंटली डाइकोटोमस हो जाएगा। इसको हम बना सकते हैं झूठ मूठ का, तब क्या आ जाएगा आपका, तब आ जाएगा आपका यहाँ पर बाय सीरियल कोरिलेशन। रैंक ऑर्डर जो है अल्टरनेटिव है किसका, आपके ये अल्टरनेटिव है आपके पियर्सन आर का। तो एक जगह पियर्सन आर, जहां काम नहीं आएगा किसका कर लोगे आप, यहाँ पर आप कर लोगे रैंक ऑर्डर एंड बाकी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। और फाई कोएफिशिएंट जो है वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। एक और बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आगे आपको सवाल आएगा कि जब भी आपके सामने दो डाइकोटोमस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों वेरिएबल कैसे हैं, ट्रूली डाइकोटोमस है, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर आंसर हो जाएगा आपका फाई कोएफिशिएंट, ठीक है। कैसा आंसर होगा आपका, वैसा आंसर होगा आपका यहाँ पर फाई कोएफिशिएंट। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब भी आपके सामने टू डाइकोटोमस लिखा रहेगा, क्या आंसर होगा वहां पर, गारंटीड आपका फाई कोएफिशिएंट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने ये पूछ लिया है आपसे पॉइंट बाय सीरियल, संभावना बहुत अधिक है कि आपसे अगले एग्जाम, उसके अगले एग्जाम में आपको बाय सीरियल पूछा जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर फाई कोएफिशिएंट भी यहाँ पर पूछा जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रैंक ऑर्डर किसका है, आपके स्पीयरमैन का लग जाता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल आ रहा है कहां से, आपकी रिसर्च मेथड्स से, ठीक है। रिसर्च मेथड से आपका चौथा सवाल है, एन एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, जो आपका बाहरी चर है, कौन कौन से वेरिएबल पता है आपको ऑलरेडी, इंडिपेंडेंट पता है, डिपेंडेंट पता है, ठीक है। दैट इज ऑफन अनमॉनिटर्ड पोजेस अ थ्रेट टू द
इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक साथ आपको समझनी है, काम करना है यहाँ पर। सबसे पहले देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इस पे जो है हम यहाँ पर मैनिपुलेशन करते हैं, इस पे हम क्या चेक करते हैं, डिपेंडेंट के ऊपर, इसके ऊपर हम जो है इफेक्ट या प्रभाव चेक करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो जब भी आपके स्टडी के अंदर, जब भी आपके रिसर्च के अंदर एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन उसी के साथ साथ 3-4 और हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलोगे, आप बोलोगे बाहरी चर, यानी कि एक्स्ट्रा। नाम से देखिए एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक्स्ट्रा चीज़ों का आपको कोई काम कभी भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके स्टडी में आपकी जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको क्या कर देती है, पूरी तरह निस्तनाबूद कर देती है, और फिर आप जो है अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहते हैं, ठीक है। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, यानी ऐसा वेरिएबल जो क्या करता है, अनमॉनिटर्ड, दैट इज ऑफन अनमॉनिटर्ड, पोजेस अ थ्रेट टू द इंटरनल वैलिडिटी। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब जो हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वो स्टैब्लिश प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है आपके पानी का पतीला और ये है आपकी क्या, ये है आपकी स्टोव, यहाँ से फ्लेम जल रही है, फ्लेम रिली होती है, ठीक है, ये आपकी फ्लेम जल रही है, ठीक है। आपने लगाया है यहाँ पर टाइमर, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हंसी मजाक नहीं, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। आपने लगाया टाइमर, आपका टाइमर है कि 10 मिनट में पानी कितना गर्म, 10 नहीं ज़्यादा हो गया, 5 मिनट में पानी कितना गर्म हो जाएगा। जब आपने क्या किया हुआ है, इसको आप फुल फ्लो में आप चला रहे हो, यहाँ से आपकी पाइप आई हुई है यहाँ पर, ठीक है, और इसको आप जो है फुल पे सेट किया आपने, और आप चेक कर रहे हो कि आपका ये जो वाटर है ये कितना जल्दी कूल होता है, आई मीन हॉट होता है यहाँ पर, ठीक है, 5 मिनट के अंदर कितना जल्दी होता है, ठीक है। तो मैनिपुलेट किसको कर रहे हो आप, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, गैस की जो स्थिति है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपको किसी भी आइडियल सिचुएशन के अंदर मतलब किससे है, किसी भी आइडियल सिचुएशन के अंदर आपको मतलब है कि हमारे गैस के तेज या कम करने से इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो हम यहाँ पर इसके अंदर चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऐसी चीज जो क्या है, अनमॉनिटर्ड है। अनमॉनिटर्ड क्या हो सकती है इसके अंदर, इस केस के अंदर कि यहाँ से हो सकता है आपकी विंडो, और विंडो से क्या आ रही है, आपकी एयर आ रही है, ठीक है। विंडो से जो हवा आ रही है क्या करेगी, इस फ्लेम को आपका ये थोड़ा सा है धीमा कर सकती है, बाहर अगर तेज चल रहा है हवा तो, ठीक है। उसी के साथ साथ और क्या हो सकता है सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि एकदम से जो है आपकी क्या हो जाए, पाइप में जो है कुछ कम आए आपको, ठीक है। या फिर अगर आपके सामने यहाँ पर ये एलपीजी गैस वगैरह यहाँ पर ये सब है, तो यहाँ से क्या होगा, हो सकता है वहाँ पे गैस बहुत ही कम है, बहुत लो है अंदर, तो क्या हो रहा है, उसका जो फ्लो है यहाँ पर वो भी फुल एफर्ट से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ना तो ये आपके हाथ में है, ना बाहर की जो हवा है वो आपके हाथ में है। हाँ खैर आप खिड़की बंद कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये जो अलग अलग वेरिएबल हैं, एक हवा हो गई और यहाँ पर जो गैस की कमी हो गई है, ठीक है, उस टैंक में, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका अनमॉनिटर्ड निकल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अनमॉनिटर्ड कर रहा है, और खराब क्या करेगा ये आपका, ये आपको 5 मिनट के अंदर जो आपको आइडियल टाइम मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। और किस वजह से नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपके जो एक्स्ट्रा वेरिएबल काम कर रहे हैं ये किसको खराब कर रहे हैं, आपकी खराब कर रहे हैं आपकी आंतरिक वैधता को, यानी कि इंटरनल वैलिडिटी को आपका यहाँ पर ये खराब कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको ये खराब कर रहे हैं तो आपकी जो स्टडी है उसका इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाएगा, वो आपका ड्रॉप हो जाएगा, 90 पे आ जाएगी, और आपकी जो रिजल्ट है, आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो स्टडी है, वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही खराब यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स को आप क्या बोलते हैं, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को आप क्या बोलते हो, न्यूमेरिक वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑब्लिगेटरी वेरिएबल, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है यहां पर आपको कंफाउंडिंग वेरिएबल। आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर, इसका सही आंसर है, आपकी स्टडी से क्या कर रहा है, आपकी स्टडी से ये कन्फाउंड कर रहा है, इसलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कन्फाउंडिंग वेरिएबल, ये यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आपको ये देखिए फैक्चुअल सवाल है, इसको आपको मालूम होना चाहिए तो ही आप इसको आंसर कर पाओगे, नहीं मालूम होगा तो इसको आपको आंसर निकालते नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे एक्स्ट्रा वेरिएबल जो क्या करते हैं, कन्फाउंड करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए कौन मतलब क्या होता है, कौन मतलब होता है आपका यहाँ पर विथ, ठीक है। फाउंड वेरिएबल यानी ऐसा वेरिएबल जो फाउंड किया जा रहा है उसके साथ में, किसके साथ में, आपके आईवी एंड डीवी के साथ में, ठीक है। थोड़े हाई लेवल की बात है लेकिन समझिएगा, ट्राई करिएगा आप यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका कन्फाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका नंबर 5।
यानी कि आपको रिसर्च से 150 में से अभी तक कितने सवाल देखे हैं आपने, 150 में से आपने 5 सवाल देखते हैं, 5 × 4 कर लो, 20 नंबर आप सॉलिड कर सकते हो, तगड़े कर सकते हो अगर आपने प्रॉपरली चीज़ों को समझा है, पढ़ा है और ये आप PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखिए एक और दिया हुआ है क्रेमर्स फाई। क्रेमर्स फाई इज कैलकुलेटेड। आपको आशा करते हैं नहीं पता होगा क्रेमर्स फाई, लेकिन एक चीज़ तो पता है आपको, फाई। ये कहाँ पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आपने फाई कोएफिशिएंट, अभी अभी ये देखा आपने, ठीक है। इसलिए अगर आप PYQ देख रहे हो हमारे, तो यहाँ देखो क्या फायदा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देखा है, जीवन में कहीं नहीं देखा आपने, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने यहाँ पर फाई कोएफिशिएंट देखा हुआ है। इस फाई कोएफिशिएंट से क्या याद आएगा आपको, आपको याद आएगा कि इसके अंदर 2 डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट नहीं, ध्यान दीजिएगा, 2 द्विविभाजी वेरिएबल होते हैं किसके अंदर, आपके फाई कोएफिशिएंट के अंदर, ठीक है। और यहां पर आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आने वाले सवाल में आपको इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि जब भी आपके सामने 2 डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं वहां पर एक टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। और वो टेस्ट कौन सा होता है, वो टेस्ट कौन सा होता है, वो परीक्षण कौन सा होता है, वो होता है आपका यहां पर काई स्क्वायर टेस्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले एग्जाम में आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं, रो एंड कॉलम रहती है, ये आपकी रो चल जाएंगी, ये आपके कॉलम्स चलते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम नोट कर लीजिएगा, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं आप R-1 × C-1, ठीक है। जैसे आप साधारणतया कैलकुलेट करते हैं N-1 या फिर N-2, अलग अलग सिनेरियोज में आपका सैंपल जिस प्रकार से है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर निकालने बोला हुआ है प्रीवियस अदर एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे कभी भी आपके सामने सवाल पटका जा सकता है, आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। तो R-1 × C-1 एक को कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। 10 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, ऐसा हो सकता है। तो 10-1 × 3-1 कर लीजिएगा, 9 × 2 कितना हो जाएगा, वो जो है आपकी यहाँ पर फाइनल आपकी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, R-1 × C-1। अब यहाँ पर देखिए फाई कोएफिशिएंट में क्या होगा, 2 डाइकोटोमस वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, यानी कि पहला वेरिएबल हो सकता है मेल फीमेल और दूसरा वेरिएबल कौन सा हो सकता है, पास या फिर फेल, ठीक है। ओके, अब आते हैं सवाल के ऊपर, क्रेमर्स फाई। तो क्या आप इतना एसोसिएट कर सकते हो दिमाग के अंदर अपने कि क्रेमर्स फाई जो है वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ 2 डाइकोटोमस वेरिएबल होते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात करता होगा, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं हम। और आपको पता है फाई कोएफिशिएंट जो है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इस्तेमाल होता है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट आपको पता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। तो जब इतना सब पता है आपको, तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका जो है सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें देखिए आपकी PYQ के अंदर ही छुपी हुई है, ठीक है। बस नज़रिए की है बात, आपको ढूंढना है उसको एकदम धमाकेदार तरीके से। अब यहाँ देखो क्रेमर्स फाई इज कैलकुलेटेड, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती होगी जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो क्रेमर्स फाई, ठीक है। इसको जो कैलकुलेट करते हैं हम, वो किस चीज़ के लिए करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं टू नो द इफेक्ट साइज फॉर आ काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक परीक्षण होता है जिसका नाम क्या है, उस परीक्षण का नाम है आपका काई स्क्वायर टेस्ट, और उस टेस्ट के इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका करेंगे, वो करेंगे हमारे क्रेमर्स फाई का इस्तेमाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। अब अगली बार दोबारा सवाल ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपको बनना चाहिए। सवाल कहाँ से आएगा, सवाल आएगा इन तीनों ऑप्शंस से आपको अगली बार। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर फर्दर मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन। फाई कोएफिशिएंट जो देखा आपने, आपका पॉइंट बाय सीरियल टेट्राकोरिक, वो सब आएगा, वो सब जो है क्या है, फर्दर मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन। क्रेमर्स फाई का यहां पर कोई भी संबंध नहीं है। टू डिटरमिन द सैंपल साइज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इसके लिए आप क्यों यहां पर करोगे, ठीक है, ये इसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे। टू कैलकुलेट द वैलिडिटी ऑफ ए स्केल, ये भी एक बहुत ही एब्सर्ड ऑप्शन है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक फैक्चुअल सवाल है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बनेगा आपसे, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है किस चीज़ के बारे में, आपको पता है फाई कोएफिशिएंट के बारे में। जैसे ही आपको पता पड़ेगा फाई कोएफिशिएंट के बारे में, आपके दिमाग में बत्ती जलेगी कि क्रेमर्स का जो फाई है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका हम काई स्क्वायर टेस्ट के इफेक्ट साइज को चेक करने के लिए। और इफेक्ट साइज क्या होता है इसको हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर, जब उनसे संबंधित सवाल हमको देखने मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, काफी इजी है, सवाल नंबर 6। खालिस्तान इज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी सिस्टम। सीधा सीधा जो है कहां से लिया है, आपके NCERT से सवाल लिया हुआ है, ठीक है।
एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये आपका मेमोरी सिस्टम के अंदर। उसी के साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड आपकी LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी भी जो है आपकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पूछ रहा है डैश इज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी सिस्टम। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इस लेक्चर के साथ साथ में आपकी भी क्या हो रही है, आपकी भी हो रही है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जब इसको आप प्रोसेस कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, इसको अपने दिमाग के अंदर इसको आप सेट कर रहे हो, अपने दिमाग के अंदर इसको आप एनकोड कर रहे हो। ठीक है, आप स्टोर नहीं कर रहे हो, स्टोरेज की बात नहीं है, ना ही रिट्रीवल की बात है और ना ही यहाँ पर आपकी लर्निंग की बात है। जब भी लर्निंग आएगी क्या मार्क करना है आपने, वहाँ पर आपने मार्क करना है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये लाइन आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर ये सवाल पूछा हुआ है आपसे श्योरली पूछ सकते हैं रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर, वहाँ पर क्या मार्क होगा आपका, लर्निंग मार्क होगा। ठीक है, इसके उपरांत और मेमोरी से टॉपिक्स आपके सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो ऑप्शंस दिए हैं आपको और सिंपल से आपसे पूछा हुआ है किसके बारे में, आपको पूछा है एक है आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है यहाँ पर प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर इसके अंदर जो सवाल लिया गया है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, अगेन आपका लिया गया है मेमोरी से, यानी कि मेमोरी टॉपिक से आपके दो सवाल बने हुए हैं अभी तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस आपको ध्यान रखना है, फॉरगेटिंग से सवाल बनेगा, अगली बार आपको एबिंगहाउस गारंटीड पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। इन रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस समथिंग लर्न फ्रॉम पास्ट इंटरफेयर्स विथ अवर एबिलिटी टू रिकॉल समथिंग रिसेंटली लर्न। अच्छा, इन प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस समथिंग रिसेंटली लर्न इंटरफेयर्स विथ समथिंग लर्न इन पास्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहीं पर जो है खेला हो गया है, यहीं पर गड़बड़ी कर दोगे आप एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये आंसर गलत है। सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है जस्ट रिवर्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है किसके बारे में, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये किसके बारे में है, ये है आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अगली बार ये सवाल बिल्कुल भी कतई नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। एबिंगहाउस के फॉरगेटिंग कर्व के लिए तैयार रहिए। कब हम भूलते हैं, तुरंत भूलते हैं, जल्दी भूलते हैं, कब भूलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। गारंटीड आपको वो सवाल पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम के अंदर, और अगर आपको सेम सवाल आता है तो क्या करना, उसको आप सही सही मार्क वहां पर कर देना। ठीक है, जस्ट रिवर्स दिया हुआ है, ये रेट्रोएक्टिव सेकेंड वाला है, प्रोएक्टिव आपका फर्स्ट वाला है, इसीलिए आंसर कौन सा होता है, बी, नाइदर 1 nor 2 आर ट्रू। इसके अंदर से आपका कोई भी सही नहीं है, दोनों के अंदर से। हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो है आपका सवाल नंबर 8, और आपको देखो फॉरगेटिंग बोला हुआ था, देखो वैसे ही सवाल आपको बनाते जाएंगे। पेपर का एक पैटर्न होता है, उसको आपको समझना है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो आपको MPPSC 2-3 स्टेटमेंट वाले सवाल देता है, यहाँ पर क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो टाइम का भी ध्यान रखना, गोले भी आपने भरने हैं और अपने सही मार्क भी करना है, नेगेटिव नहीं जाना है। ठीक है, फॉरगेटिंग कैन अकर एट एनी मेमोरी स्टेज, वाजिवा। एट वर्किंग मेमोरी स्टेज सेंसेस मोमेंटरीली रजिस्टर अमेजिंग डिटेल्स, वेरी गुड। थर्ड में क्या बोल रहा है आपसे, थर्ड में 4 स्टेटमेंट दिए, माय गुडनेस। एट लॉन्ग टर्म स्टोरेज नो आइटम्स आर अल्टर्ड और लॉस्ट, वाह क्या बात है। रिट्रीवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी डिपेंड्स ऑन इंटरफेरेंस, रिट्रीवल क्यूज, मूड्स एंड मोटिव्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिए हैं 4 ऑप्शन और आपको मैच करने के लिए दिया है। ये एक सवाल जो है आपका एग्जाम के अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो सही, इन चारों में से आप जो है 1-2 ऑप्शंस को पकड़ लो, उनको देखो क्या वो सही होगा या नहीं होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए, फॉरगेटिंग कैन अकर एट एनी मेमोरी स्टेज, यानी आपको जो भूलने की बीमारी है वो किसी भी अवस्था में हो सकती है, एनकोडिंग में हो सकती है, रिट्रीवल में हो सकती है और स्टोरेज में हो सकती है, ऐसा यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं। या फिर आपके सेंसरी में हो सकती है, शॉर्ट टर्म में हो सकती है, LTM में हो सकती है, किसी भी स्टेज के अंदर आपका यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चलिए हमको पता नहीं है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, हमको नहीं पता। ठीक है, अगला देखते हैं एट वर्किंग मेमोरी स्टेज, यानी कि वर्किंग मेमोरी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात हो रही है। सेंसेस मोमेंटरीली, कुछ समय के लिए रजिस्टर अमेजिंग डिटेल्स। अच्छा, तीसरा क्या बोल रहे हैं, एट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी कि LTM की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, नो आइटम्स आर अल्टर्ड और लॉस्ट। मतलब ये ऑप्शन देखो काफ़ी आपको एक्सट्रीम नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के अंदर
कोई भी आइटम अल्टर नहीं हो सकता, चेंजेस नहीं हो सकते और लॉस्ट नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, सवाल क्या पूछा है आपसे? सवाल पूछा है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग। ठीक है, जब आपसे यहाँ ट्रू पूछा है, थर्ड देखो आपका जो है सीधा सीधा यहाँ पर जो है गलत है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप चीजें भूलते हो। आपने देखो कब याद किया होगा, 1947 में आपको आज़ादी मिली हुई है। आपने 10th एंड 12th में कितनी ही कहानियां आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेटअप की होंगी, लेकिन देखो कुछ भी आप जो है आज अगर वो कविता याद करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तो वहां पर आपको क्या देखने मिल सकता है? आपको वहां पर अल्टरेशन देखने मिलता है। ठीक है, आप पहली लाइन के बाद सीधा तीसरी लाइन के ऊपर जंप कर सकते हो, लेकिन एक समय पे आपने जो है प्रॉपरली किया था। थर्ड तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। उसके आधार पर देखिए आपके सामने 2 एंड 4 आर ट्रू, 3 देखो आपको एक ऑप्शन में है, यानी कि ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा। बचते कौन से ऑप्शन आपके सामने? ए, सी एंड डी ओनली। यानी देखो 2 आपको मिल रहा है, 2 एंड 4, 1 एंड 4 और आपको दिया है 2 एंड 1। काफी अच्छा सवाल है। फोर्थ वाले को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? रिट्रीवल। रिट्रीवल यानी कि रिट्रीव करने की बात हो रही है, आपको मेमोरी से बाहर निकालना है। फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी डिपेंड्स ऑन इंटरफेरेंस। यस, अभी हमने देखा यहां पर 2 प्रकार के होते हैं, प्रोएक्टिव और आपका रेट्रोएक्टिव, वो काम करेगा। यस, रिट्रीवल क्यूज, यस, आपने कहां बैठ के याद किया है, किस प्रकार से याद किया है? जैसे ही आप देखो SPCF लिखते हो, आपको जॉन पियाजे की 4 स्टेजेस याद आ जाती है। क्यों आती है? आपका क्यू उतना तगड़ा है यहां पर। उसी के साथ साथ मूड, आपका मूड कॉन्ग्रुएंस रहेगा आपका। अगर आप अच्छे मूड में हो चीजें याद रहेंगी आपको, खराब मूड में हो आप भूल सकते हो चीजों को, इसलिए अच्छे मूड से वीडियो देखें। और मोटिव्स भी यहाँ पर काम करते हैं, किस प्रकार का मोटिव वगैरह है, तो ये तो यहाँ पर काम करेगा। तो देखो फोर्थ तो यहाँ पर सही होने वाला है, ये तो बात तय हो गई है। थर्ड नहीं होगा, फोर्थ सही होगा, ये ऑप्शन भी आपका हट जाता है। अब या तो सेकंड सही है या फिर 1 सही है। हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया है। ठीक है, फॉरगेटिंग कैन अकर एट एनी मेमोरी स्टेज। सेंसरी में हो सकती है, शॉर्ट टर्म में हो सकती है, लॉन्ग टर्म में हो सकती है, अभी आपने देखा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को देखो और फोर्थ को देखो, लिंक कर रहा है। रिट्रीवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे प्रॉपरली LTM से। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसका उदाहरण यहाँ लगा हुआ है, लॉस्ट। ठीक है, अगर यहाँ नो नहीं होता ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर नो लगा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। और अब आपको पता पड़ चुका है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से क्या हो सकती है? फॉरगेटिंग हो सकती है। तो यहां पर देखो फर्स्ट आपका सही हो जाता है। फॉरगेटिंग कैन अकर एट एनी मेमोरी स्टेज। आप प्रॉपर एनकोड नहीं करो, प्रॉपर स्टोर नहीं करो, प्रॉपर रिट्रीव नहीं करो, या फिर सेंसरी मेमोरी में आपके देखा, याद नहीं किया, STM में आपने उसको रिकॉल नहीं किया, और आपने जो LTM में है उसको आपने डीप प्रोसेसिंग नहीं की, तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। फॉरगेटिंग कैन अकर एट एनी मेमोरी स्टेज, ये आपका गलत हो जाता है। और आपका सही आंसर क्या बनता है? यहां पर सही आंसर बनता है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 4 आर ट्रू। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल आपको अगली बार क्या आएगा? आपसे पूछा जाएगा यहां पर LTM, STM, प्रोसीजरल मेमोरी, वो सब पूछेंगे आपसे। एंड उसी के साथ साथ आपके जो मॉडल्स हैं मेमोरी के, उनके बारे में आपको सवाल के लिए रेडी रहना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। इंफॉर्मेशन एंटर्स इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी थ्रू अ प्रोसेस नोन एज। अभी आपके लिए काफी यहां पर इजी सवाल है। इंफॉर्मेशन जो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे एंटर करती है? रीसेंसी इफेक्ट, गारंटीड सवाल आएगा, आप लिख के ले जाओ। यहां पर 100% सवाल आने ही आने वाला है आपको। रीसेंसी प्रभाव के बारे में और प्रेमेसी प्रभाव के बारे में आएगा ही आएगा। लिस्ट के कुछ आइटम जो आपको पहले याद किए, आपका प्रेमेसी इफेक्ट, जो लास्ट में याद करोगे वो रीसेंसी इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से जो आप कंटिन्यूस 15 वीडियोस देखोगे यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर, पहले के वीडियोस आप अच्छे से करोगे, लास्ट की वीडियो अच्छे से करोगे, लेकिन बीच की आपको भी अच्छे से करना है। टोटल 15 के 15 जो है आपने प्रॉपरली करना है, एग्जाम आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रिपीट नहीं करते हो, केवल एक आंसर है यहाँ पर, वो कौन सा है? वो है आपका यहाँ पर है सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, अब आपका देखिए सेंसरी मेमोरी के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी, 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 लेकिन आपने क्या किया? वाया सेलेक्टिव अटेंशन आपने केवल चूज किया यहाँ पर इन वीडियोस को। और आप देखो यहाँ पर आपका जो है इंफॉर्मेशन एंटर करती है कहाँ पर? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। कहाँ, किसके द्वारा? आपके सेलेक्टिव अटेंशन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको ये सवाल फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो जो सूचना है कैसे आती है, वो आती है सबसे पहले सेंसरी मेमोरी के अंदर, उसके बाद क्या आता है आपका सेलेक्टिव अटेंशन, और उसके बाद क्या आता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके बाद आप करोगे डीप प्रोसेसिंग, उसके बाद कहाँ जाएगा? आपके LTM में, और इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर घूमती रहती है ये सारी चीजें। ठीक है, अगली बार के लिए रीसेंसी इफेक्ट, प्रेमेसी इफेक्ट मान के चलो सवाल आएगा ही आएगा, आपको 1000% आपको सवाल आएगा। ठीक है, रेपिटेशन, अब यहाँ देखो ये रेपिटेशन दिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये रेपिटेशन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं पता है आपको? ये बात कर रहे हैं आपकी मेंटेनेंस रिहर्सल के बारे में। मेंटेनेंस रिहर्सल देखो कहाँ काम आती है? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम आती है, लेकिन
उसको मेंटेन करने के लिए काम आती है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आप गलती एग्जाम में कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेंटेनेंस, रिहर्सल, रिपीटेशन आप मार्क कर दोगे, लेकिन ये गलत है। क्या पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन एंटर कैसे करती है, इतनी बारीकी से जो है आपने पेपर को देखना है और उसके सवालों को आपने ध्यान देना है। ठीक है, एक एक शब्द का महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंटर्स, एंटर कैसे करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो एंटर करती है आपके सेलेक्टिव अटेंशन के द्वारा। और वहां पर बनी कैसे रहती है, बनी रहती है आपकी वहां पर रिपीटेशन के द्वारा। रिपीटेशन एक कॉमन शब्द है आपका। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल टर्म जो आप बोलते हैं वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर मेंटेनेंस रिहर्सल। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद मूव करते हैं आपके नंबर 10 सवाल के ऊपर, जो आज के इस पार्ट नंबर 1 का आपका लास्ट है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शंस दिए आपके सामने, एक्सप्लिसिट मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी और आपकी यहाँ पर इम्प्लिसिट मेमोरी। इस सवाल को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको सेटअप किया हुआ है। आपसे मेमोरी भी पूछ ली, आपसे इवान पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग भी पूछ ली। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग कहाँ से आती है, ये आती है आपकी IV पावलो से, यानी कि इवान P पावलो के द्वारा आपको ये बताई जाती है। और इनको जो है नोबेल प्राइज मिला गया था। अच्छा देखिए, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, नोबेल प्राइज इनको जो मिला था वो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर नहीं मिला था। नोबेल प्राइज इनको जो मिला था वो किसके ऊपर था, वो था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करने के ऊपर। ठीक है, तो डॉग्स आपका जो है UCS US वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम के लिए सवाल तगड़ा बनेगा यहां से। अब यहां पर देखिए 4 प्रकार की मेमोरी दी है। एक आपको दी है एक्सप्लिसिट, जिसको आप बता सकते हो, उसी का दूसरा नाम यहां पर दिया है डिक्लेरेटिव, तो ये तो आपका होगा नहीं। कॉन्शियस मेमोरी पता नहीं क्या होती है, कभी पढ़ी नहीं आपने हमने। और एक बचता है आंसर, वो कौन सा है, वो है आपका यहां पर इम्प्लिसिट मेमोरी। और इसी का दूसरा नाम कौन सा होता है, वो है आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। और ये कहाँ स्टोर होती है, ये स्टोर होती है आपकी किसके अंदर, आपकी सेरेबेलम के अंदर। यानी कि जो भी आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, पोस्चर वगैरह है, डांस वगैरह है, वो कहाँ सेव होता है, आपके सेव होता है आपके इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर, यानी कि आपके सेरेबेलम के अंदर। ठीक है, आई मीन नॉट सेरेबेलम बट हाँ, समझ गए आप ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है वो किसकी है, क्लासिकल कंडीशनिंग में देखिए कौन से रिस्पॉन्सेस होते हैं, वो होते हैं आपके यहाँ पर इनवॉलेंटरी। ठीक है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं। और ये जो रिस्पॉन्सेस हैं वो क्या होते हैं, आपकी इच्छा के बिना होते हैं। ठीक है, तो वो जो डॉग है उसका सलाइवा सिक्रीशन कैसे हो रहा है, वो चाह नहीं रहा है, ऑटोमेटिक बेल की आवाज़ के ऊपर क्या हो रहा है, उसकी मेमोरी काम कर रही है। किस प्रकार से, इम्प्लिसिट मेमोरी के प्रकार से, यानी कि प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक जो आपकी मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। अगली बार के लिए आपको गारंटीड पूछेगा आपसे एक्सप्लिसिट मेमोरी के बारे में और डिक्लेरेटिव के बारे में, कि इनमें से कौन सा हम बोल के बता सकते हैं किसी दूसरे को और इसमें से कौन सा हम यहां पर बोल के नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। ये थे आपके 10 सवाल इस आपके MPPSC PYQ प्रोग्राम के अंदर। अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में जो हम स्टार्ट करेंगे देखो आपके सवाल नंबर 11 से, जो रहेगा आपका पार्ट नंबर 2, जो आएगा आपका रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो आपका थेरेपी स्टार्ट हो गई है, मतलब पहले हमने किए रिसर्च के सवाल 5, फिर हमने कुछ सवाल किए, अगले 5 सवाल किसके ऊपर हमने किए, ओनली एंड ओनली मेमोरी के ऊपर। उसके बाद जो हम करेंगे मे भी अगले 5 वो शायद किसके ऊपर होंगे, आपके थेरेपी के ऊपर होंगे। यस, थेरेपी, स्ट्रेस वगैरह मीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मीट हो रही हैं। इसको हम देखेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो मुलाकात होती है आपसे पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये था आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 1 आपका MPPSC PYQ प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपको पसंद आया आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बाकी के आप जो है यहाँ पर 14 पार्ट्स देखने के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस MPPSC PYQ प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप इसी प्रकार से पूरे के पूरे 150 सवालों को बढ़िया से करके जाएं और एग्जाम को आप क्लियर करें। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है, डिटेल्स आपको नीचे दी गई हुई हैं, व्हाट्सएप करें, जानकारी लें और आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे 14 पार्ट्स आपको जो है एक्सेसिबल हो जाएंगे। ये आपके जो है वीडियोस और आपके जो और भी धमाकेदार वीडियोस हैं आपको आने वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। और अगर आपने इसके पूर्व MPPSC का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप आई बटन से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करने वाले हैं तो ज्वाइन करने वाले व्हाट्सएप करें, ज्वाइन करें और लेक्चर्स का आनंद लें।